तो डाउनलोड कीजिए अड्डा 24/7 ऐप, जिसमें आपको मिलेगा डेली करंट अफेयर्स एंड सब्जेक्ट्स की टॉपिक वाइज क्विजेस, फ्री पीडीएफ्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स, एग्जाम अपडेट्स और ऑल इंडिया मॉक्स। ये सब मिलेगा बिल्कुल फ्री ओनली ऑन अड्डा 24/7 ऐप। तो अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाइए और डिस्क्रिप्शन में लगी हुई ऐप लिंक पर क्लिक करके ऐप को इंस्टॉल कीजिए और पाइए ये सारी चीजें आपके एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट के साथ कंप्लीटली फ्री। अगर आप कर रहे हैं किसी भी एसएससी और रेलवे एग्जाम की तैयारी, तो डाउनलोड कीजिए अड्डा 24/7 ऐप, जिसमें आपको मिलेगा डेली करंट अफेयर्स एंड सब्जेक्ट्स की टॉपिक वाइज क्विजेस, फ्री पीडीएफ्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स, एग्जाम अपडेट्स और ऑल इंडिया मॉक्स। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के शाम की, सोमवार की 8 दिसंबर की बेहतरीन जीके जीएस क्वेश्चंस की। मैंने आज एक अपने आप से वादा लिया कि अब थोड़ा सा बदले हुए स्वरूप में आया जाए। ये क्यों लेने की जरूरत पड़ी? रीजन था, जब मैं कल संडे को क्लास ले रहा था, क्वेश्चन का लेवल इतना आसान हो गया था कि मुझे खुद में देख करके बुरा महसूस हो रहा था कि नहीं यार, इतना आसान तो नहीं प्रैक्टिस होना चाहिए। फिर भी धीरे धीरे ही करके सही, आसान और मॉडरेट और टफ लेवल तीनों के कॉम्बिनेशन से ही बनता तो एक अच्छा खासा पेपर है। चलिए, तिरंगे को सैल्यूट किया जाएगा और उसके बाद आज के सेशन की शुरुआत की जाएगी। सबसे पहले तिरंगे को एक बार पुनः सैल्यूट किया जाए और फिर आज के सेशन की शुरुआत की जाए। तो जय हिंद। अच्छा, अब एक चीज इसमें क्लियर है, अब जैसे ही तिरंगे को सैल्यूट हुआ, एक बात तो मन में आती है कि भाई आज वंदे मातरम का 150वां वर्षगांठ भी मनाया जा रहा है, तो एक बार पुनः सैल्यूट। ठीक है, तो वंदे मातरम का 150, किसको किसको ये बात याद है? जिसको जिसको याद हो जरा जय हिंद एक बार लिख देते हो इस सैल्यूट के ही साथ। तो पहले क्वेश्चन पे जाते हैं और डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। मैं आपसे वादा करता हूं, हमारे एमटीएस हवलदार के स्टूडेंट्स, मेरे जीडी के स्टूडेंट, अब आपको आज से यहां बहुत कुछ बदला हुआ नजर आएगा, यह वादा रहेगा। चलो, बगीचों का शहर किसे कहा जाता है? देखो, इस तरीके का जो उपनाम वाले क्वेश्चन है, जैसे रैलियों का शहर, ठीक है ना, रैलियों का शहर एक इस तरीके से, तो रैलियों का शहर तो सर नई दिल्ली है। पिछली बार एमटीएस के पेपर में ये कई बार पूछा था। लेकिन पुणे तो नहीं हो सकता सर ना, पुणे को हम लोग डेक्कन की रानी कहते हैं। क्या कहते हैं? डेक्कन की रानी, ये पुणे को कहा जाता है सर। पानीपत को लल्ला बुनकरों का शहर, किस नाम से जानते हैं हम लोग? बुनकरों का शहर। ये पिछली बार के जीडी के पेपर में था। वहीं जमशेदपुर को हम लोग इस्पात नगरी के नाम से जानते हैं, इस्पात नगरी के नाम से जानते हैं। बचा कौन सा ऑप्शन? कपूरथला पंजाब। रेल कोच के लिए भी ये आसान, मतलब रेल कोच फैक्ट्री के लिए भी बहुत फेमस है। अगले पे आएंगे, राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? हर अनुच्छेद पे अगर निगाह डालोगे तो समझ में आ जाएगा कि राज्यपाल के नियुक्ति से संबंधित कौन है। जैसे अगर हम लोग आर्टिकल 165 की बात करें तो इस तरीके का एक आर्टिकल और है सर, आर्टिकल 76। सर ये तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से संबंधित है। आर्टिकल 165 में लल्ला, जैसे कि केंद्र सरकार के पास अपना महान न्यायवादी होता है, उसी तरीके से राज्यों का महाधिवक्ता, हर राज्य के पास अपना एक वकील होता है जिसे हम लोग एडवोकेट जनरल कहते हैं। ये अटॉर्नी जनरल है, ये एडवोकेट जनरल है। अच्छा, आर्टिकल 226 जो लोग कह रहे हो, ऐसा एक और आर्टिकल है सर, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अंतर्गत और हाई कोर्ट रीट जारी करता है। किसके अंतर्गत? रीट जो 5 प्रकार के होते हैं, किसके अंतर्गत जारी करता है? 226 के अंतर्गत। अच्छा सर, अगर हम लोग 85 की बात करें तो जो हमारे देश की संसद का वर्णन का गठन किसमें है? संसद आर्टिकल 79 में है। वहीं संसद के सत्र की बात करें, संसद के सत्रावसान की बात करें या फिर लल्ला संसद के विघटन की बात करें, यह सब है आपके 85 में। तो राज्यों के राज्यपाल अनुच्छेद 155 के अंतर्गत आया ना? हाँ,
आया। अगले पॉइंट पे आएंगे, देखेंगे। अब जैसे जैसे आगे बढ़ोगे अब आपको अलग अलग लेबल मिलता जाएगा, ठीक है। ये 4 ऐसे देश हैं जिनकी राजधानी, चाहे आप जीडी दो, एमटीएस दो, रेलवे दो, पूछता ही पूछता रहता है ये आसान, लेकिन इसके ऑप्शंस आपको कंफ्यूज करेंगे। तो इसीलिए मैंने कहा कि इन चारों को एक जगह कर दिया जाए। जैसे उज्बेकिस्तान, सर इसकी राजधानी तो ताशकंद है, ताशकंद। तजाकिस्तान, इसकी राजधानी क्या है लल्ला? दुशांबे। इसकी राजधानी क्या है? दुशांबे। ये मैं आपका कंफ्यूज आप एग्जाम में ना हो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लाया है। कजाकिस्तान और किर्गिस्तान, तो इसका क्या होगा? कजाकिस यहां होना चाहिए, कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की क्या हो जाएगी? कजाकिस्तान की हो जाएगी अस्ताना। वहीं किर्गिस्तान बिश्केक, इसकी राजधानी क्या है लल्ला? बिश्केक। बिश्केक इसकी राजधानी है, ठीक है, बिश्केक। तो इन चारों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगले पे आएंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी रचना बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की नहीं है? यह क्वेश्चन इसलिए भी पढ़ाया जा रहा है क्योंकि आज बाबा साहेब का 69वीं पुण्यतिथि आज मनाई जा रही है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने थॉट्स ऑन पाकिस्तान, मूक नायक, बुद्ध, बहिष्कृत भारत, बाबा साहेब अंबेडकर जी की अगर बात कर ली जाए, वहां पे रख दो बेटा। अगर जैसे कि हम लोग बाबा साहेब के बारे में बहुत सारी बातें पूछता है कि बाबा साहेब का जो समाधि स्थल है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? चैत्य भूमि के नाम से जानते हैं। भारत के पहले विधि मंत्री, आजाद भारत के पहले लॉ मिनिस्टर कौन थे? बाबा साहेब अंबेडकर जी थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सर बाबा साहेब अंबेडकर जी थे। गवर्नर जनरल की जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद गवर्नर जनरल की बनी थी उसमें ये श्रम मंत्री के रूप में भी कार्य किए हैं। अगर कभी ये आपसे पूछ दे कि गवर्नर जनरल ने जो अपनी एक कार्यकारिणी बनाई थी उसमें बाबा साहेब किस मिनिस्टर के रूप में कार्य किए हैं, तो याद रखना श्रम मंत्री के रूप में। जनरली हम लोग बाबा साहेब की 3-4 किताबों को ही पढ़ते हैं, लेकिन जबकि पेपर में कई ऐसे किताब है, जैसे इनकी एक किताब है शूद्र कौन थे, शूद्र कौन थे, यह भी याद रखना, शूद्र कौन थे। बहिष्कृत भारत इन्हीं की किताब है। मूक नायक इन्हीं की किताब है। पाकिस्तान पर विचार यह 1940 में आया था, 1940 में, इन्हीं की किताब है। लेकिन बुद्ध इनकी कोई किताब नहीं है। अगर आप देखोगे तो एक किताब बल्कि इनकी और बहुत फेमस है, अस्पृश्यता का अंत, ठीक है ना। एक किताब इनकी और क्या फेमस है? अस्पृश्यता का अंत, यह भी इनकी बहुत फेमस रचनाओं में से एक है, अस्पृश्यता का अंत। इनकी किताब बुद्ध नहीं है, बल्कि एक ऐसी किताब इन्होंने लिखी है, एक ऐसी किताब इन्होंने लिखी है बुद्ध और उनका धम्म। इनकी पूरी अगर किताब देखा जाए तो यह है बुद्ध और उनका धम्म, बुद्ध और उनका धम्म। यह है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की किताब, बुद्ध और उनका धम्म, ठीक है ना। समता जनता एक इनकी और फेमस किताब है, समता जनता। ये सारी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की किताबें हैं, जिसमें से शूद्र कौन थे, अस्पृश्यता का अंत, बुद्ध और उनका धम्म, समता जनता, बहिष्कृत भारत, पाकिस्तान पर विचार और मूक नायक। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग को कुछ नया मिल रहा होगा। जनरली पेपर में इंपॉर्टेंट बनता है मूक नायक और बहिष्कृत भारत, ये दो ज्यादा से ज्यादा पूछता है, लेकिन इसका यह मतलब थोड़ी है कि अन्य को हम लोग छोड़कर आगे बढ़ेंगे। अगले पॉइंट पे आएंगे। जैसे जैसे आज का सेशन आगे बढ़ता जाएगा मैं लिख के, अब ये क्वेश्चंस मैंने अपने हाथ से बनाए हैं, आपके प्रीवियस ईयर पेपर पे बनाए हैं। कल जब मैं पढ़ा रहा था एक बच्चे ने कमेंट किया था, सर ये पुराना क्वेश्चन है। मुझे आत्मा से बहुत बुरा लगा कि यार बुरा हुआ है आज। अब मैंने निर्णय ले लिया है कि अब मैं कोई एआई पे आई नहीं, मैं अब हाथ से क्वेश्चन बनाऊंगा। कहीं आप ये क्वेश्चन दिखा भी नहीं पाओगे कि ये किसी किताब से मैंने किया हो या किसी एआई से। कोई एआई नहीं, इंसान के आगे एआई नहीं है, ऐसी की तैसी एआई की। म्यांमार और थाईलैंड के मित्र, एक्चुअली मैंने देखा एक क्वेश्चन ऐसा आपके पेपर में था कि वह कौन सी नदी है जो भारत एवं पाकिस्तान के बीच कुछ हद तक
बाउंड्री का कार्य करती है। तो सर वो राइट आंसर उसका था झेलम। वहां से मुझे ये आइडिया लगा कि ऐसे और कितने क्वेश्चन आ सकते हैं। इनको सर्च करने पे पता चला आजकल रूस के राष्ट्रपति आए थे, उनसे रिलेटेड पूछ सकता है सर। देखो ये चीन और रूस के बीच में है, चीन और रूस के बीच में। जाम्बेजी नदी आपके जाम्बिया और नामीबिया के बीच में, आपने नाम सुना होगा जाम्बिया देश का और नामीबिया देश के बीच में है आपके जाम्बेजी नदी। सल्बिन की बात करें तो ये इसका राइट आंसर है। सल्बिन नदी म्यांमार और थाईलैंड के बीच में है। वहीं रोमानिया ने दुनिया का सबसे बड़ा लेजर लाइट बनाया है, करंट अफेयर में इसको याद रखना। और बुल्गारिया के बीच में, रोमानिया और बुल्गारिया के बीच में डेन्यूब सीमा रेखा बनाती है। इन क्वेश्चन को प्लीज नोट डाउन करके रखना, मैं लिख के दे रहा हूं। आप जितने लोग पढ़ रहे हो उनमें से बहुत सारे लोगों को इसका आंसर नहीं पता रहा होगा। इवन पहली बार कई लोग सल्बिन नदी का नाम सुने होंगे, जबकि ये मैं बता दूं ये मैंने कहां से क्वेश्चन उठाया था, एनटीपीसी 2021 का ये क्वेश्चन है। ये सेम सल्बिन किन दो नदियों के बीच में बाउंड्री बनाता है, ये एमटीएस 2024 का क्वेश्चन है। बाकी तो मैंने ऑप्शन क्रिएट कर लिए कि ठीक है ऑप्शन ऐसे ऐसे भी रहेंगे। अगले पे आएंगे, निम्न में से कौन सा फ्रांस से संबंधित नहीं है? देखन में छोट लगे घाव करे गंभीर, करके दिखाओ। मिराज, मिग, जेगुआर, C-17 ग्लोब मास्टर सब अलग अलग देश के हैं। अब आपको बताना फ्रांस से मिग 20, मिग 21 ये सब तो सर, ये वाला तो सर मिग तो याद होगा आपको रूस से है सर। राफेल भी यहां लिख ही लीजिए, राफेल, तो राफेल सर फ्रांस से है, राफेल फ्रांस से है। C-17 ग्लोब मास्टर ये तो सर यूएसए का है। हां तुम भी करो। जेगुआर किस देश का है? सर जेगुआर यूनाइटेड किंगडम का है। और ये मिराज 2005 से है। राफेल फ्रांस से है। मिग 21 यही नहीं, मिग 20 ये कहां से है? रूस से है। जेगुआर यूनाइटेड किंगडम से है। अगर भारत का हम लोग इस तरीके से, अभी एक तुमको बताता हूं, सुखोई, ये बताओ किस देश से है? सुखोई ये किस देश से है? ऐसे छोटे छोटी ही चीजें आपके पेपर में देखने को मिलेंगी। ये आज आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा सुखोई किससे है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है लल्ला? मिराज 2000। अगले पे आएंगे, सर्वप्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे? आइए आइए खेलिए। ऐसा नहीं है कि बहुत टफ क्वेश्चन आएगा, लेकिन इसमें भी कई लोग पसीना फेंक देंगे क्लास में। करके दिखाओ, सर्वप्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे? सर अगर ईयर वाइज लिखा जाए, आर वेंकट रमन जी ये राष्ट्रपति बने थे 1987 में। अच्छा गुरुजी। ज्ञानी जैल सिंह जी, ज्ञानी जैल सिंह जी 1982 इनके समय ही राजीव गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बने थे और इन्होंने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। पॉकेट वीटो किस मैटर पे पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था? डाक संशोधन अधिनियम पे, पोस्टल अमेंडमेंट बिल, डाक संशोधन अधिनियम पे, पोस्टल अमेंडमेंट बिल पे कई बार पूछता है। अच्छा सर, नीलम संजीव रेड्डी जी की अगर बात कर लोगे सर, ये 1977 में बने थे। और वराह वेंकट गिरी जी की बात अगर करोगे तो वराह वेंकट गिरी जी 1969। अब तो ऑप्शन से ही आसान है सर कि वीवी गिरी फर्स्ट। अच्छा ये इनके सीक्वेंस में भी हैं, वेंकट गिरी जी। अगले पॉइंट पे आएंगे। अगला क्वेश्चन, श्रीपुरम स्वर्ण मंदिर कहां है? पिछले साल का चाहे आप एमटीएस उठा लो, पिछले साल का आप जीडी उठा लो, मंदिर का क्वेश्चन एक रहना है। मंदिर का मैं चाहूं तो थोड़े आसान बना सकता हूं, लेकिन मैंने नहीं सोचा कि आपके साथ कोई कोताही होगी, क्योंकि अब 1 महीना रह गया। अब आसान क्वेश्चन का समय जा चुका है, अब लेवल पे आके पढ़ना पड़ेगा। बड़क्कूनाथ मंदिर याद है? बड़क्कूनाथ मंदिर जो कि आपके केरल में पड़ता है। केरल के भी कहां पड़ता है? थ्रिसौर में ही, यहां पे पड़ता है बड़क्कूनाथ मंदिर। पिछली बार के पेपर में आया था, अगर किसी को याद हो तो 2-2 लिखो कि ये सेम क्वेश्चन एमटीएस 2024 के पेपर में था। बड़क्कूनाथ मंदिर, विल्लौर जगह पड़ता है लल्ला तमिलनाडु में।
ये जगह पड़ती है तमिलनाडु में, और यहीं पे श्रीपुरम स्वर्ण मंदिर। सिर्फ स्वर्ण मंदिर रहता तो अमृतसर वो आसान हो जाता। जम्बूकेश्वर मंदिर ये कहां पड़ता है सर? ये भी पड़ता है लल्ला तमिलनाडु में, ठीक है ना। ये कहां पड़ता है? तमिलनाडु में। और इसका जम्बूकेश्वर मंदिर, जम्बूकेश्वर मंदिर, जम्बूकेश्वर मंदिर जैसे नहीं एरातेश्वर मंदिर, तो ये जम्बूकेश्वर मंदिर ये भी तमिलनाडु में तिरुवल। तेलंगाना में एक सरस्वती जी की मंदिर बहुत फेमस है, वरंगाल सरस्वती, ठीक है ना, वरंगाल सरस्वती। मैं पूरे उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि आधे स्टूडेंट पहली बार सुन रहे होंगे कि अच्छा सर वरंगाल सरस्वती तेलंगाना में है, या फिर आप में से कई लोग यहां पे जम्बूकेश्वर मंदिर तमिलनाडु का पहली बार सुने होंगे, या श्रीपुरम स्वर्ण मंदिर पहली। अक्सर इसमें क्या होता है, श्रीपुरम ही लिख के बस पूछ देता है, ठीक है ना। वेल्लोर अलग है, विल्लोर अलग है, ठीक है ना। एक को करा वेल्लोर होगा, वो अलग है। आधुनिक पर्यटन का जनक किसे कहा जाता है? वैसे तो हम लोग 27 सितंबर को पर्यटन के लिए डेडिकेटेड किए हुए हैं। थॉमस कुक, विल्हेम वुडट, हिकेटियस या एरास्थोनीज, किसको कहा जाता है बताइएगा। देखो सर, हिकेटियस, हिकेटियस तो सर भूगोल का पापा है ना। चलो ठीक है, तो हिकेटियस क्या है सर? भूगोल का जनक। विज्ञान के खोज उनसे रिलेटेड एक आप में रहता है। ये भी तो सर भूगोल के जनक हैं, एरास्थोनीज भूगोल के जनक। अब दोनों में अंतर क्या है गुरुजी? दोनों को तो आप लिख दिया कि भूगोल के जनक, एक इसमें व्यवस्थित भूगोल का जनक है, व्यवस्थित भूगोल का जनक, और एक सिर्फ भूगोल का जनक है। जबकि मनोविज्ञान जो साइकोलॉजी होती है उसके जनक, मनोविज्ञान का जनक, मनोविज्ञान के जनक हैं विल्हेम वुडट। और थॉमस कुक को माना जाता है आधुनिक पर्यटन का जनक, थॉमस कुक को। अगले क्वेश्चन पे लल्ला, अगर तुम्हें लगे कि मेहनत से पढ़ाया जा रहा है तो ही चैनल सब्सक्राइब और लाइक करना। अब यहां पे जनवरी के ये वो दिवस हैं जो पिछले साल आपके पेपर में अलग अलग शिफ्ट में पूछे गए, तो मैंने इनको एक जगह इकट्ठा किया जानबूझ करके कि भाई अलग अलग शिफ्ट में पूछे गए हैं तो इकट्ठा कर लो। लेकिन मुझे जो जनवरी से उम्मीद है वो आपसे 16 जनवरी पूछ सकता है, या फिर 15 जनवरी तो आपको ध्यान ही रहता है कि सर आर्मी डे के रूप में, और 16 जनवरी स्टार्टअप दिवस के लिए, स्टार्टअप दिवस। ये दो डेट मुझे उम्मीद है कि पूछ सकता है। बल्कि 21 जनवरी मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, क्या क्या का दिवस मनाया जाता है सर? इस दिन मेघालय का मनाया जाता है, त्रिपुरा का मनाया जाता है स्थापना दिवस, और मणिपुर, इन तीनों का दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी को अपने देश में ये जो, जैसे हम लोग 8 मार्च को महिला दिवस मनाते हैं, 13 फरवरी को हम लोग राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं, उसी तरीके से राष्ट्रीय बालिका दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस लल्ला, राष्ट्रीय बालिका दिवस ये हम मनाते हैं 24 जनवरी को। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को, किसकी याद में? सरोजिनी नायडू जी की याद में, वो भी ध्यान रखना होगा। 29 जनवरी इसका राइट आंसर है लल्ला, राष्ट्रीय प्रेस दिवस। प्रेस का मुक्तिदाता हम लोग किसको कहते हैं? मेटकाफ को। प्रेस का मुक्तिदाता हम लोग किस गवर्नर जनरल को? चार्ल्स मेटकाफ। ये प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकाफ। अच्छा, उसके अलावा 10 जनवरी को क्या मनाते हैं? विश्व, इस दिन 2 दिवस मनाते हैं। एक्चुअली एमटीएस के पेपर में आया था कि विश्व हास्य दिवस कब मनाते हैं, वहीं जीडी के पेपर में आया था विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं। तो आप विश्व हास्य दिवस करो या फिर विश्व हिंदी दिवस करो, दोनों का डेट है लल्ला 10 जनवरी। दोनों का डेट क्या है मेरे भाई? 10 जनवरी है, ये याद रखिएगा। अगले, और 15 जनवरी वो थल सेना दिवस, 16 जनवरी नेशनल राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। पूछने की उम्मीद इस बार स्टार्टअप दिवस से है। अगला क्या है सर क्वेश्चन? हिंद महासागर की गर्म जलधारा है, हिंद महासागर की। इतना आसान क्वेश्चन नहीं है कि धड़ से कर लोगे,
इसमें बहुत सोच समझ, क्योंकि इसमें मैंने ठंडी जलधारा का भी नाम लिखा है, इसमें मैंने गर्म जलधारा का भी नाम लिखा है। आपको बताना है हिंद महासागर। जैसे पहले तो यह पहचानो इनमें से हिंद महासागर का कौन सा और प्रशांत महासागर का। तो अगर हम लोग क्यूराइल की बात करें तो क्यूराइल तो सर प्रशांत महासागर का है, प्रशांत महासागर। ओके, क्यूरोसियो याद होगा नहीं, तुक्का मारने जा रहे हो तो याद रखो यह भी प्रशांत महासागर का है। फिर तो बात ही खत्म। अभी गर्म ठंडे पे तो हमने बात ही नहीं किया। गर्म ठंडे ये प्रशांत महासागर में जापान साइड फ्लो करती है, प्रशांत महासागर में क्यूरोसियो जापान साइड फ्लो करती है। और ये बोल रहा है गर्म जलधारा, राइट आंसर है अगलुहास। जबकि ये हिंद महासागर की है, ये हिंद महासागर की है लेकिन ठंडी, ठीक है ना, ये ठंडी है, हिंद महासागर की ठंडी है। ये गर्म है, ये गर्म है, ये ठंडी है। ये आपके चार अलग अलग पेपर के चार अलग अलग क्वेश्चन हैं। जैसे क्वेश्चन एमटीएस 2023 का देखो, पूछा था हिंद महासागर की ठंडी जलधारा का नाम बताइए। जीडी 2024 का क्वेश्चन देखो, उसमें पूछा था जापान की ओर बहने वाली प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा का नाम बताइए, और चार ऑप्शन दिया था। आपके रेलवे का क्वेश्चन एनटीपीसी 2021 ग्रुप डी 2021 का क्वेश्चन देखो, प्रशांत महासागर में बहने वाली ठंडी जलधारा का नाम। तो मैं जब आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूं ना तो 3-4 क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन रखने की कोशिश करता हूं, ठीक है। अरे यार वार्म ओशियन करंट, कोल्ड ओशियन करंट, और क्या, प्रशांत को पैसिफिक ओशियन। यार पायकारा परियोजना किस राज्य में स्थित है, बताना लल्ला। पायकारा परियोजना तमिलनाडु में, उत्तराखंड में, पंजाब में या राजस्थान में। पायकारा राजस्थान की इस समय करेंट अफेयर में जवाई परियोजना बहुत चर्चा में है, इसलिए कोई परियोजना याद रखो ना रखो, जवाई परियोजना जरूर ध्यान रखना। पंजाब का फेमस है सर भाखड़ा, भाखड़ा नांगल तो यहां के लिए एकदम मतलब जीवनदायी भाखड़ा। उत्तराखंड और तमिलनाडु झेलम तमक ई का बोल रहे हैं, कोटेश्वर। पिछली बार के पेपर में कोटेश्वर खूब पूछा था, और झेलम तमक, झेलम तमक उत्तराखंड में, और तमिलनाडु इज द राइट आंसर फॉर पायकारा परियोजना, पायकारा जल विद्युत परियोजना तमिलनाडु। ठीक है मेरे भाई, चलिएगा अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है, गंगा की नदी किनारे। वैसे तो हम लोग जानते हैं सर गंगा के किनारे वाराणसी स्थित है, ठीक है सर। सर गंगा के ही किनारे अगर आप कहें तो प्रयागराज भी है, हालांकि यहां पे 3 नदियां हैं लेकिन फिर भी चलो प्रयागराज है। सर गंगा के किनारे पटना स्थित है सर। ऐसे बहुत सारे शहर हैं जो गंगा नदी के किनारे स्थित हैं, लेकिन सोहेबगंज, कन्नौज, भरूच, फतेहगढ़। अब ऑप्शन ऐसे हैं कि लोग गंगा तो 100 बार पढ़े हैं, लेकिन वाराणसी पढ़े, प्रयागराज पढ़े, पटना पढ़े, भागलपुर पढ़े, लेकिन ये शहर नहीं पढ़े। देखो सोहबगंज भी गंगा नदी किनारे है, कन्नौज भी गंगा नदी किनारे है, फतेहगढ़ भी गंगा के किनारे है, लेकिन होशंगाबाद, अब सुनना, होशंगाबाद का अब नाम बदल गया है। बताइएगा नाम बदलकर इसका नया नाम क्या रखा गया है मध्य प्रदेश में। होशंगाबाद की बात करो, जबलपुर की बात करो और भरूच, ये तीनों नर्मदा के किनारे हैं। किसके किनारे हैं लल्ला? नर्मदा नदी के किनारे पड़ते हैं। ये तीनों नर्मदा नदी के किनारे हैं। याद रहेगा कि जबलपुर, होशंगाबाद, नर्मदापुरम, अरे नर्मदा नदी किनारे नर्मदापुरम, और भरूच ये भी आपके नर्मदा नदी किनारे मध्य प्रदेश में स्थित है। ये भी आपके नर्मदा नदी किनारे है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे लल्ला। अच्छा बताओ, अब मजा आ रहा है ना? अब जब मैं खुद से क्वेश्चंस बनाने शुरू कर दिया हूं, अब मैं जब इनके घास के मैदान लिखूंगा, ये आपके पिछले 5 साल के पेपर के आधार पे ये 4 मैंने ऑप्शन दिए हैं। जैसे कि अगर आप बात करोगे श्रीलंका, श्रीलंका में जो घास का मैदान है उसको हम लोग पटाना कहते हैं, पटाना घास के मैदान श्रीलंका में है। वहीं अगर तुम बात कर दोगे कि सर हम कनाडा जाएंगे, कनाडा जाओगे तो तुमको पोर्कलैंड, वहां के घास के मैदान पोर्कलैंड,
पोर्टलैंड घास के मैदान है। ब्राजील में चले जाओगे तो कंपोज नाम के घास के मैदान है। वहीं उरुग्वे जाओगे, अर्जेंटीना जाओगे तो पंपास घास के मैदान है। पंपास घास के मैदान है, ठीक है। मुझे उम्मीद है पोर्टलैंड, पटाना, कंपोज शायद नहीं आता, पंपास आपको उरुग्वे, और साथ ही साथ अगर आप चाहो तो अर्जेंटीना भी लिख लो, ये भी है इसका अर्जेंटीना। पंपास को तो अर्जेंटीना का हृदय स्थल कहा जाता है मेरे भाई, अर्जेंटीना का हृदय स्थल। अगले क्वेश्चन पे आएंगे लल्ला। अगला क्वेश्चन, कौन सा देश ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित नहीं है? करो आंसर। अब आप कल इससे ज्यादा आपको एक लेवल अप लेके चलूंगा। आज से मैंने क्वेश्चन अपने हाथों से अब बनाना शुरू कर दिया, कल से इससे एक लेवल और अप रहेगा। लाइव आके देख लेना, उसके बाद चैनल सब्सक्राइब करना। एमटीएस और जीडी के आखिरी दिन के आखिरी पेपर तक मैं आपको यहां पढ़ाता हुआ मिलूंगा। तुवालू, सैन मैरिनो, नौरू, पलाऊ। और कल से सुबह से द 10 मिनट शो भी शुरू होगा। कल सुबह 8 से 8:45 हर एक दिन के अल्टरनेट पे 10 मिनट शो लूंगा। कल मैं सभी प्रमुख सैन्य अभ्यास 10 मिनट शो में पढ़ाऊंगा। यह पूरा दिसंबर में 20-25 टॉपिक मैं 10 मिनट शो, चाहे वो दिल्ली पुलिस के लिए हो, जीडी के लिए, एमटीएस के लिए, सबके लिए। चलो बताओ कहां पे है भैया, आंसर करो। सर सैन मैरिनो, सैन मैरिनो जो है लल्ला वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में नहीं पड़ता। तुवारू, नौरू, पलाऊ ये सब जो है ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ही है, ठीक है ना, ये सब ऑस्ट्रेलिया में ही है। लेकिन सैन मैरिनो नहीं, ये यूरोप साइड है। 1971 ईस्वी भारत पाक युद्ध के समय रक्षा मंत्री कौन थे? लिख के ले लो, गलत करने वाले हो। चारों रक्षा मंत्री के नाम लिखे हैं, चारों 4 युद्ध के समय के लिखे हैं। अब तुम सही करके दिखाओ। 1971 भारत में, देखो मैं एक बार लिख दूंगा, ये सब डेटा बहुत कम मिलता है, कहीं एक जगह इकट्ठा करके रखना। जैसे कि जब जॉर्ज फर्नांडिस की बात की जाए, जब 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था उस समय जॉर्ज फर्नांडिस जी रक्षा मंत्री थे। पॉइंट नंबर 1 याद रखो। वीके मेनन जी की बात की जाए, जब 1962 ईस्वी में चीन के साथ भारत चीन युद्ध हुआ था लल्ला, उस समय जो रक्षा मंत्री थे वो वीके मेनन जी हुआ करते थे। जब 1971 में भारत पाक युद्ध हुआ था, भारत पाक युद्ध 1971 में, तब हुआ करते थे आपके जगजीवन राम जी। वहीं जब 1965 ईस्वी में भारत पाक युद्ध हुआ था, तब कौन थे भारत पाक युद्ध के समय रक्षा मंत्री? आपके यशवंत राव जी। और अब इसी में एक और आप जोड़ सकते हो, ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि यह भी बहुत बड़ा नाम हम भारतीयों के साथ जुड़ा हुआ है इस समय। आपके कौन? राजनाथ सिंह जी। राजनाथ सिंह जी, ये अब कुछ ऐसे रक्षा मंत्री हैं जो आपसे पेपर में पूछना ही पूछना है। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि किस समय कौन रक्षा मंत्री रहा है। अक्सर भारत पाकिस्तान युद्ध, भारत चाइना युद्ध से रक्षा मंत्री के बारे में आपसे क्वेश्चन रहता है। तो राइट आंसर जगजीवन राम, भारत पाक युद्ध 1971। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है सर? अगला, उस्ताद बिंदु खां का संबंध, आर्ट एंड कल्चर का तो क्वेश्चन रहना है। अब खाली जाकिर हुसैन जी या बिस्मिल्लाह खां जी रटने से गुदई महाराज, अच्छन महाराज, शिव कुमार शर्मा, भजन सोपोरी, पन्नालाल घोष, हीरालाल चौरसिया, इनसे तो खाली काम चलेगा नहीं, इनको भी पढ़ना होगा। जैसे सितार, सितार से तुम लोग एक नाम याद रखो, निखिल बनर्जी। निखिल बनर्जी सितार से, ठीक है ना। सारंगी उस्ताद बिंदु खां, उस्ताद बिंदु खां। वायलिन से वीजी जोग, ये नाम चर्चा में है इसलिए ये नाम जरूर याद रखना, वीजी जोग। वही बांसुरी से पन्नालाल घोष तो तुम याद रखते हो, हरिप्रसाद चौरसिया भी याद रखते हो। सेनु मजूमदार, ये नाम याद रखो अब, सेनु मजूमदार जी, सेनु मजूमदार जी। मैंने नई कोशिश की कि आपको हम पन्नालाल घोष और हीरालाल चौरसिया इन लोग के बारे में बात करें। अब इन क्वेश्चंस पे, अगले क्वेश्चंस पे आएंगे लल्ला। अगला क्वेश्चन आज मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है, कल इससे एक लेवल और टफ लेके चलूंगा। अभी इनको मैं मॉडरेट मान रहा हूं, जबकि मैं बता दूं मेरे क्लास के मैक्सिमम लड़के इसलिए भी कम हैं क्योंकि क्वेश्चन इजी अब नहीं रह गया है, और ना अब मैं इजी करवाऊंगा।
अब हो गया, अब एक महीना टफ, जिसको नहीं पढ़ना होगा इजी के चक्कर में मत आवे क्लास में। निम्न में से कौन सा संग्रहालय हैदराबाद में स्थित नहीं है? एक्चुअली इस क्वेश्चन को ऐसे, ठीक है ना, इसको, अरे भरूच गुजरात में भी है, एमपी में भी है, हाँ वो गुजरात में है, क्षमा करिएगा, भरूच गुजरात, हाँ ठीक है लल्ला, वो मेरे मुंह से एमपी निकला था तो एक लिख रहे हैं। निम्न में से कौन, सलार जंग हैदराबाद में है सर। सिटी संग्रहालय, चलिए आइए बारी बारी से किया जाए। देखो सिटी संग्रहालय हैदराबाद में है, हाँ है। बिरला विज्ञान संग्रहालय क्या हैदराबाद में स्थित है? हाँ है। खजाना संग्रहालय, हाँ है। सरकार संग्रहालय नहीं है। फिर ये कहां पे है गुरु? अजमेर में है। अजमेर से दो चीजें, सरकार संग्रहालय, मेयो कॉलेज और एक यहां पे फतेह सागर झील, फतेह सागर नहीं, अन्ना सागर, यहां फतेह सागर नहीं, क्षमा करिएगा, यहां पे अन्ना सागर। नाम से ऐसे लगता है जैसे कि आपके वहां कहीं और होगा, लेकिन मेयो कॉलेज, सरकार संग्रहालय दोनों अजमेर में है। यही ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह भी है अजमेर में, ठीक है। और अजमेर से ही थोड़ा आगे पुष्कर की घाटी है जहां ब्रह्मा जी की एकमात्र मंदिर है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, अब ये सब कम मिलते हैं देखने को, अपना स्क्रीनशॉट या क्वेश्चन रखा करो। मक्खन का पीएच मान कितना है? एक्चुअली जनरली हम लोग लार का, रक्त का, नींबू का, टमाटर का, इनका पढ़ के जाते हैं। मैंने पिछले 5 साल के पेपर में सर्च किया कि वो पीएच वैल्यू के क्वेश्चन जो आपके पेपर में आए हैं और शायद आपको न याद हो। तो देखो मैं बारी बारी से लिख रहा हूं सर, ये 6.6, 6.8 ये मछली का पीएच वैल्यू होता है। मछली, ये मछली का पीएच 4.5 से 5.2, ये केला का पीएच वैल्यू, ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहे और एसएससी अपने क्वेश्चंस दोहराता है। जबकि जो हम लोग नॉर्मल रोटी खाते हैं लल्ला, रोटी का पीएच वैल्यू ये है और 6.1 से 2.2। उसके अलावा आपसे अल्कोहल का पीएच वैल्यू पूछता है, अल्कोहल। नींबू का पीएच वैल्यू बताना। आपके नॉर्मल पानी जो पीने वाला है सर उसका तो 7 होता है, अल्कोहल का 2.2 होता है, नींबू का अल्कोहल का 2.4 है, नींबू का 2.2 है। मतलब नींबू ज्यादा एसिडिक है, नींबू ज्यादा एसिडिक है लल्ला। अगले क्वेश्चन पे आएंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। ए ऑप्शन, बस धीरे धीरे पढ़ते रहो, एक दिन वो मंजर भी आएगा जब हम लोग सक्सेसफुल होंगे और कंफर्म सक्सेसफुल होंगे, ठीक है ना। अब रोज बस लगे रहो। रियांग जनजाति समूह किस राज्य से संबंधित है? इस समय पश्चिम बंगाल में भारत के 11 राज्यों में वो सर वाली प्रक्रिया चल रही है। आप लोग भी जिस जिस राज्य से बिलोंग कर रहे हो अगर चल रहे तो उसको पूरा करना। पश्चिम बंगाल से मुख्य रूप से टोटो ये चर्चाओं में है, इसलिए इनको आपको याद रखना जरूरी है। वहीं आपके कर्नाटक से कोरगा, एक ये ध्यान रखना। अब बताओ मणिपुर या त्रिपुरा? मणिपुर या त्रिपुरा? एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं सर इसका पीडीएफ कहां मिलेगा? लल्ला, करेंट अफेयर्स बाय आशुतोष सर टेलीग्राम ग्रुप का नाम है। आज इस पे 1 लाख बच्चे हो जाएंगे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा था 99,600 हैं। मुझे नहीं पता मेरा 1 लाखवां स्टूडेंट कौन बनेगा मेरे इस टेलीग्राम ग्रुप का, लेकिन ये हो जाएगा अभी थोड़ी देर में। इसी टेलीग्राम ग्रुप पे ये आपको पीडीएफ मिलती है। राइट आंसर त्रिपुरा होगा और मणिपुर में माराम नागा। आधा लोग तो नागा सुन के नागालैंड कर देंगे, आधा लोग तो नागा सुन के नागालैंड कर देंगे। तो आज आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे इस ग्रुप का 1 लाखवां स्टूडेंट बने वो मुझे कल जरूर इन्फॉर्म करना करंट अफेयर सुबह 8 बजे की क्लास में कि सर मैं आपके ग्रुप का 1 लाखवां स्टूडेंट हूं। वो याद रहता है, वो एक नंबर होता है, पहला स्टूडेंट, 1 लाखवां स्टूडेंट। तो चूंकि इस ग्रुप में हो गए 99,900 समथिंग, ठीक है ना, तो हो गए, तो वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। भारतीय समाज पार्टी की स्थापना किसने की थी? भारतीय समाज पार्टी की स्थापना किसने की थी बताओ? भारतीय समाज पार्टी की स्थापना, मैं एग्जैक्ट संख्या भी चाहूं तो अभी इसका 1 सेकंड बता सकता हूं। 1 सेकंड,
99,623 भारतीय समाज पार्टी की स्थापना। देखो देखो अब यहां पे अगर तुम देखोगे तो सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने जिस पार्टी की स्थापना की थी वो तो था सर फॉरवर्ड ब्लॉक मुख्य रूप से। लाला हरदयाल जी, इन्होंने तो गदर पार्टी की स्थापना की थी सर, गदर पार्टी की। गोपाल कृष्ण गोखले सर इंडियन और भारतीय समाज पार्टी। हां, तो इन दो में से कोई आंसर हो सकता है सर, संभावना तो यही लग रही है सर। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले था और लाला हरदयाल जी ही भारतीय समाज पार्टी की स्थापना की। इन्होंने किया है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, ठीक है ना। गांधी जी हरिजन सेवक संघ, हरिजन सेवक संघ, हरिजन सेवक। सुभाष चंद्र बोस जी का ठीक है फॉरवर्ड ब्लॉक, सुभाष चंद्र बोस जी का। लाला हरदयाल जी सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की भी स्थापना किए थे और भारतीय समाज पार्टी की भी स्थापना किया था इन्होंने, ठीक है ना। चलिए अगले पॉइंट पे आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हरा ग्रह के नाम से, अब ये 2-3 क्वेश्चन आसान रहेंगे। हरा ग्रह सर देखिए, ये तो लाल है सर, ऑप्शन से गया। ये तो नीला है सर, ऑप्शन से गया। अरुण या वरुण, तो सर अरुण और वरुण, नेपच्यून और यूरेनस में हरा ग्रह के नाम से हम लोग किसको जानते हैं? वरुण को, वरुण को। अगला, किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारतीय संघ में शामिल किया गया था? सच बोलूं तो न ये है न ये है, दो ही बचे। एक में 35वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को संरक्षित राज्य का दर्जा मिला था। वहीं लल्ला 36वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था। तो इसने बोला है भारतीय संघ में शामिल किया गया था, इसका मतलब ये इनिशियल फेज। तो भारतीय संघ में पूर्ण राज्य के रूप में 36वां संशोधन और संरक्षित राज्य का दर्जा 35वें से सिक्किम को दिया गया था। भारतीय संगीत का स्रोत कौन सा वेद है? भाई आसान है कि हम लोग इसमें सामवेद है सर, क्योंकि ऋग्वेद में तो देवताओं को प्रसन्न करने वाले मंत्र हैं, यजुर्वेद में तो बलिदान युक्त मंत्रों का जिक्र मिलता है, वहीं अथर्ववेद में काला जादू टोना और आयुर्वेद, चलो आयुर्वेद का भी जिक्र हमें इसी में मिलता है, आयुर्वेद का जिक्र। सामवेद को भारतीय शास्त्रीय संगीत का जनक वेद भी कहा जाता है। याद रखना, ऋग्वेद पर आधारित, अगर आपसे पूछे वह कौन सा वेद है जो ऋग्वेद पर आधारित है, तो सामवेद। अगर आपसे पेपर में पूछता है वह कौन सा वेद है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा था मैं सामवेद हूं, मैं सामवेद हूं, ये भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा था अपने मुख से, ठीक है ना, कि मैं सामवेद हूं। वह कौन से दो जैन तीर्थंकर थे जिनका जिक्र ऋग्वेद में मिलता है? तो सर एक आपके ऋषभदेव जी जो पहले थे और एक आपके अरिष्टनेमी जी जो 22वें नंबर पे थे। बल्कि अरिष्टनेमी भगवान श्री कृष्ण के समकालीन भी माने गए हैं और रिश्तेदार भी माने गए हैं, ठीक है ना। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं इनको लेकर के चलोगे काम हो जाएगा। अगर वेदों में अभी एक बार पूछता है वह कौन सा वेद है जिसे हम लोग ब्रह्म वेद भी कहते हैं, तो याद रखना हम लोग ब्रह्म वेद भी कहते हैं इसे। इसी वेद को लल्ला हम लोग श्रेष्ठ वेद के नाम से भी हम लोग अथर्ववेद को जानते हैं, श्रेष्ठ वेद के नाम से भी जानते हैं। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन, पहले फीफा शांति पुरस्कार, देखो डेली सुबह 8 बजे अभी भी समय है, करंट अफेयर की क्लास में आ जाया करो, ठीक है। चलो बताओ, रुको इसको पहले मैं हाँ बोलो भैया। हाँ अब आंसर करो। अरे एक दो आ जाते हैं इधर उधर का लगते हैं बोलने तो वो हो जाता है। डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है ना, डोनाल्ड ट्रंप पहले शांति फीफा पुरस्कार निम्न किस सम्मानित किया गया? डोनाल्ड ट्रंप को। अभी 2025 से पहली बार अंतरराष्ट्रीय स्तर पे वो व्यक्ति जो शांति के क्षेत्र में कार्य कर रहा है, दो देशों के बीच में युद्ध को रुकवा रहा है, उसके लिए इस पुरस्कार की घोषणा की गई है, ठीक है।
अच्छा, यहां पे आज आपका ये 25 क्लास खत्म होता है। कल सुबह से करंट अफेयर और द 10 मिनट्स और शाम से 5 क्वेश्चन और बढ़ा दूंगा। अब एक बात जरा सुनो, अब मेरी क्लास में सिर्फ वो स्टूडेंट रुके जो इस बार जीडी देने जा रहे हैं। मेरे लल्ला, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, मैं इसलिए चाहता हूं कि प्लीज और प्लीज आप रुकिए थोड़ी देर के लिए। देखो, ये बात सच है कि मैं इस बैच की बात करने वाला हूं, लेकिन मेरे एक बात को समझना, वास्तव में जीडी में यह बात सच है कि इस बार कितनी वैकेंसी है सर? 25,487 पद। इस 25,487 पद के लिए आज आप 8 दिसंबर पे हो, 8 जनवरी, 8 फरवरी, 8 मार्च, ये आपके जनवरी, ये आपके फरवरी, ये आपके मार्च। मैं ईमानदारी से कहूं तो लगभग तुम्हारे पास 90 से 100 दिन हैं जिनमें तुम पढ़ करके जीडी देने वाले हो। जीडी इतना टफ पेपर नहीं है, तो इतना आसान भी नहीं है। ये 8 जनवरी, ये आपके 8 दिसंबर पे आज आप यहां खड़े हो, ये 8 जनवरी है, ये 8 फरवरी है, ये 8 मार्च है। इसके बाद कभी भी आपका पेपर हो सकता है, ठीक है ना, आपका कभी भी पेपर हो सकता है। मेरा कहा, मान लो अभी भी इसका फॉर्म भरने की लास्ट डेट 31 दिसंबर है और 10वीं पास योग्यता है। फॉर्म भर करके अच्छे से तैयारी कर लो। और एक चीज आपको बताऊं, इसी के लिए YouTube पे तो हम डेली पढ़ा रहे हैं, लेकिन इसके लिए देखो, इसका आपका लिंक लगा हुआ है आपके लिए। ये जो बैच है, बेसिक से लेकर के हाई लेवल पढ़ाया जाएगा। 10 तारीख, मतलब आज 8 तारीख बीत गया है, और कोई आश्चर्य ना हो कि ये 10 तारीख को जब हो तो इसमें 150 रुपया बढ़ा दिया जाए। मार्केट की तुम जितनी भी संस्थाओं को देखोगे, हम लोगों ने स्पेशल रिक्वेस्ट करके इसके बैच के रेट को सबसे कम करवाया है। साथ ही साथ इसमें जो हम लोग पढ़ाएंगे, चाहे आपके रीजनिंग हो, इंग्लिश, मैथ, दोनों पढ़ाया जाएगा। आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, जीएस, सब कुछ इसमें आपको कवर किया जाएगा, हिंदी सहित। लाइव रिकॉर्डिंग क्लासेस हम लोग लाइव 10 तारीख से पढ़ाएंगे। इस जैसे आपका किसी दिन क्लास छूट गया, उसकी रिकॉर्डिंग क्लास भी आपको दी जाएगी। साथ ही साथ पीडीएफ एंड क्लास नोट्स, जो इस क्लास में हम लोग पढ़ाएंगे, भाई उसका एक इशारे के लिए हल्का सा कोई पीडीएफ चाहिए आपके रिवीजन के लिए, वो भी दिया जाएगा। गाइडेंस एंड मेंटोरशिप निश्चित तौर पे वो भी रहेगी। याद रखिएगा, ये आपका जो एसएससी जीडी का सिलेबस है, उसी सिलेबस के अनुसार यह बैच बनाया गया है। इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ाया जाएगा। जो भारत सरकार के ऑफिशियल वेबसाइट पे जीडी का सिलेबस है, वो इसमें पढ़ाया जाएगा। वैसे तो इस बैच का रेट 2999 है, लेकिन यह अभी 499 रुपए में दिया जा रहा है। वो अड्डा का ऑफर है Y182 कूपन कोड से। Y182 कूपन कोड से मैं तुम लोग को एक चीज और बताता हूं, भाई जिनको जाना हो जा सकते हो। मेरा आपसे किसी से ये नहीं कहना है कि नहीं भाई रुक करके मुझे सुनो। मुझे वो सुनो जो ये ठानने के लिए रेडी हो कि सर इस बार आर या पार खेलना है। बाकी लोग को मुझे सुनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब लोग सीरियस नहीं लेंगे। कुछ लोग हंसी मजाक के लिए क्लास में रुके होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप जा सकते हैं, क्लास ओवर हो चुकी है। देखो, जहां पे मैं ये लेक्चर ले रहा हूं, इसी लेक्चर के बगल में यहां पे इस बैच की लिंक लगी है। ये लिंक, ये देखो, इस बैच की लिंक लगी है। सेम ये लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी यहां पे सबसे पहला मिल जाएगा। ये तो द 10 मिनट शो का मेरा व्हाट्सएप चैनल है, और आपके लिए यहां पे एसएससी जीडी, विजयी भवन टेस्ट, व्हाट्सएप ग्रुप, जीडी चैनल, सारी चीजें यहां पे हैं। और एसएससी जीडी का ये बैच है, यहां पे देख लो, यहां जहां 4-5 लिंक लगी है ना, यहां पे देखो, यहां भी क्लिक करोगे तो वहीं पहुंचोगे जहां की यही धुरंधर बैच पे ही आओगे। और अगर आप अभी यहां भी क्लिक करोगे तो वहीं पहुंचोगे। ये बैच 577 में नहीं है, हमने आपको क्लियर कहा है कि नहीं भाई ये 577 में नहीं है। ये बैच है आपके लिए कितने में? Y182 कूपन कोड लगाने के बाद आपको ये लगभग 499 रुपए में लगभग पड़ेगा, 499 में। और इसके साथ आपको 8 ई बुक भी दी जा रही है, 8 ई बुक, 70 से ज्यादा आपको टेस्ट दिया जा रहा है, और 304 आवर की ऑनलाइन क्लास दी जा रही है।
एक दो नहीं, कम से कम इसमें 8 से 9 टीचर मिलकर के आपको धुआंधार ढंग से पढ़ा रहे हैं। 8 से 9 टीचर इसमें मिलकर के आपको पढ़ा रहे हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है, विनय है कि भाई प्लीज 90 दिन 120 दिन जम के पढ़ लो। यूपीएससी का एग्जाम नहीं है जिसके लिए कि बहुत डेप्थ में जाना होगा। आप कितनी ईमानदारी से 100 दिन 120 दिन पढ़ सकते हो, और यह बेसिक बैच है, यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इसमें आप जुड़ जाइएगा, ठीक है ना। तो मैं आपको वचन देता हूं, इस बैच की पूरी जिम्मेदारी लेता हूं मैं। इस बैच के एक एक पीडीएफ, एक एक चीजों का आप कूपन कोड Y182 लगाना। इससे क्या होगा, आपको छूट मिलेगा और आप मेरी जानकारी में रहोगे। हर फैकल्टी का अपना कूपन कोड होता है, तो आप मेरे जानकारी में रहोगे, ठीक है ना। बाकी आपके साथ हम डेली शाम 7 बजे जुड़ते रहेंगे। अब शुरू होने जा रही है हरिओम सर की क्लास, तो प्लीज आप हरिओम सर के क्लास में मूव कर सकते हैं, ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ध्यान दीजिएगा।